नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल? ऑल गुड। बेटा हम लोग यहाँ पे आज एमसीक्यूज का मॉक टेस्ट नंबर 16 कर रहे हैं। 25 मॉक टेस्ट टोटल हमारे पास हैं। 16 नंबर पे पहुंच चुके हैं। आने वाले कुछ दिन में 25 मॉक टेस्ट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू, आपको एग्जाम के अंदर जरूर 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 इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा और हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपको मिल जाए। आपके पास टोटलिटी में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर न्यू सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 18 नंबर के आपके होंगे इनकम टैक्स के, 12 नंबर के होंगे आपके जीएसटी के। पुराने सिलेबस की बात करूं तो 50-50 दोनों सिचुएशंस में, दैट मीन्स 15 नंबर इनकम टैक्स के, 15 नंबर जीएसटी के होंगे। तो आइए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको ये सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज अच्छी लग रही है तो एक बार इन क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों यारों के साथ में। आइए हम लोग यहाँ पे मॉक टेस्ट अपने स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज मॉक टेस्ट नंबर 16, जो कि आपको पेज नंबर 144 के ऊपर ये दिया हुआ है। पेज नंबर 144 पे क्वेश्चन नंबर मॉक टेस्ट नंबर 16 हमारे पास है और इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने जूम कर दिया है, इलाज कर दिया है, आपको सिर्फ मैं क्वेश्चन ही दिखाना चाह रहा हूं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल इन केस ऑफ। मेरे बेटा, अगर पैसा इंडिया में रिसीव नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनकम का सोर्स इंडिया में है, इनकम एक्रू एंड अराइज इंडिया में हो रही है, तो सेक्शन नंबर 9 के हिसाब से वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल भी हम लोग करेंगे। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 हमें बताता है कि आरओआर के लिए ग्लोबल इनकम्स को हम लोग टैक्सेबल करते हैं, एनओआर के लिए और एनआर के लिए भी हम लोग वो इनकम टैक्सेबल करते हैं विच आर डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 9। तो यहां पे हमारा आंसर होगा दैट ऑल ऑफ द अबव एसएससीज, ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी सभी प्रकार के एसएससीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है, द लॉस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्डेड एंड कैन बी सेट ऑफ इन 8 असेसमेंट ईयर, सब्सिक्वेंट 8 असेसमेंट ईयर। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस डेफिनेटली सेक्शन 71B इसके लिए हमारे पास सेक्शन है और सेक्शन 71B हमें बताता है कि हम लोग अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और कैरी फॉरवर्ड करके आप उनको 8 सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास सेक्शन नंबर 80 के अंदर कंडीशन गिवन होती है। सेक्शन 80 की कंडीशन यह है कि लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड तब कर पाएंगे, लॉसेस आप कैरी फॉरवर्ड तब कर पाएंगे जब आपने उन लॉसेस के लिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट किया है टिल द ड्यू डेट। इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना, ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है हर सिचुएशन में, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न को ड्यू डेट तक सबमिट करना इसका एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं दो। एक है हाउस प्रॉपर्टी का लॉस और दूसरा होता है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। तो यहां पे हमारे पास पोजीशन ये है कि आप लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इवन दो आपने यहां पे रिटर्न ड्यू डेट के बाद सबमिट करी है तो भी। सो आवर आंसर हियर is that it can be carry forwarded even if the return is submitted after the due date. Definitely आप losses को carry forward कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस बार के एक लेटेस्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड है। इस बार का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट हमें यह बताता है कि अगर इनकम से रिलेटेड हमारी कोई डिडक्शंस है, ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस, जैसे सेक्शन 80 आरआरबी, 80 क्यूक्यूबी, ये ऐसे डिडक्शंस हैं जो हमें मिलते हैं इनकम कमाने की वजह से। 80 आरआरबी की बात करते हैं, अगर आपने रॉयल्टी इनकम कमाई है तो रॉयल्टी इनकम कमाने की वजह से आपको मैक्सिमम 3 लाख का डिडक्शन मिलता है 80 आरआरबी में। अगर आप कोई ऑथर ऑफ बुक्स हैं तो बुक्स की रॉयल्टी की वजह से आपको 80 क्यूक्यूबी का डिडक्शन मिलता है, अगेन मैक्सिमम 3 लाख रुपए का। तो जो डिडक्शंस इनकम कमाने की वजह से मिलते हैं उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिशन के टाइम पे ये डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो डिडक्शन मिलेंगे। अगर आपने डिडक्शन क्लेम नहीं किए हैं तो आपको ये डिडक्शन बाद में नहीं मिलेगा जिस समय डिपार्टमेंट असेसमेंट करेगा।
ये इस बार का लेटेस्ट अमेंडमेंट है। लेकिन अगर कोई ऐसा डिडक्शन है जो आपके एक्सपेंसेस की वजह से है, जैसे 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे करते हैं, आपका खर्चा है, आप सेविंग्स करते हैं, एक प्रकार से आपका आउटफ्लो है, तो वो सारे सेक्शन जहां पे इनकम की वजह से डिडक्शन ना होके एक्सपेंसेस की वजह से डिडक्शन हो, वो अगर आपने आईटीआर की ड्यू डेट तक सबमिट, आईटीआर में अगर आपने उसे क्लेम नहीं किया तो आप आईटीआर के बाद जिस समय असेसमेंट होगा उस समय क्लेम कर सकते हैं। ये इस बार का एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है और इसी लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से अब हम लोग यहां पे इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को, मिस्टर जे omitted टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। एक व्यक्ति है जो कि 80D में अपना डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाया। याद रखिएगा 80D किससे रिलेटेड था? एक्सपेंसेस से रिलेटेड था, डिडक्शन रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। Mr. J omitted to claim deduction under section 80D from gross total income while submitting his ITR on 31st of July 2019, that is a due date. Later on, assessing officer started his assessment and now Mr. J wants to claim deduction under section 80D. Yes, he will be allowed to claim deduction, लेकिन मेरे बेटा यहाँ पे याद रखिएगा ये इस वजह से डिडक्शन क्लेम कर पाएगा क्योंकि ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। इनकम से रिलेटेड डिडक्शंस होते हैं तो वो डेफिनेटली इसे क्लेम नहीं कर सकता था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट्स विच आर रिसीव्ड बाय माइनर मैरिड डॉटर। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, अगर कोई डॉटर मैरिड है, माइनर है, मैरिड है, पहले तो यहां पे हम लोग ये आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे कि सर माइनर की शादी नहीं हो सकती, इलीगल है ना भाई, कोई लीगल इलीगल वाली बात नहीं है। माइनर की शादी हो सकती है, आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में खुले आम होती है, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। हाँ, कानूनी तौर पे इलीगल है, स्टिल वो काम हो रहा है। मान लीजिए अगर एक माइनर बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है तो भी वो जो भी इनकम कमाएगी वो इनकम उसके माता या पिता की इनकम में ऐड करेंगे, माता पिता में से जिसकी भी इनकम ज्यादा आ रही है क्लबिंग करने से पहले। ऐसा कहना, ऐसा समझना, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है कि माइनर बेटी की इनकम की क्लबिंग हम लोग करेंगे इन द इनकम ऑफ हस्बैंड या इन द इनकम ऑफ फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। नहीं, ये इनकम माइनर बेटी अगर शादीशुदा है तो भी ये इनकम उसके माता पिता की इनकम में ही ऐड होगी। तो इस वजह से हमारे पास यहां पे जो आंसर आएगा दैट विल बी, इट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट whose income is whose total income is higher before including the income of the minor child. तो आंसर will be B. क्वेश्चन नंबर 5, exemption is available under section 10 subsection 32 when a minor's income is clubbed with the income of the parent. The maximum exemption available is, मेरे बच्चे याद रखिएगा, मैक्सिमम एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा? मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो मिलेगा वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलता है 1500 रुपए का। ये 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है पर चाइल्ड। तो जितने बच्चे हैं हर बच्चे के लिए 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है। और कितने बच्चों के लिए मिलेगा? 2 हो तो 2 के लिए मिलेगा, 4 हो तो 4 के लिए मिलेगा, दर्जन बच्चे हो किसी के तो दर्जन बच्चों के लिए 1500 रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट है ये। तो यहां पे 2 बातें ध्यान रखनी है। पहला, यहां पे ध्यान रखना है 1500 रुपए का एग्जेम्पशन है एंड इट इज अवेलेबल फॉर ईच माइनर चाइल्ड। जितने बच्चे हैं सब बच्चों के लिए यहां पे एग्जेम्पशन मिलता रहेगा 1500 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बताता है? कहता है अंडर सेक्शन 54 EC कैपिटल गेन्स ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ आर एग्जेम्प्टेड if they are invested in the bonds of NHAI or in the bonds of RECL, L कह लो या I कह लो, or other notified bonds within the period of point A, point B, point C, point D। तो हमारे पास point A, point B, point C, point D हमें क्या क्या आ रहा है? याद रखिएगा 54 EC के अंदर आपको एग्जामिशन मिलता है अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है बॉन्ड्स के अंदर। ये 6 महीने कहां से चेक किया जाता है? ये 6 महीने चेक किया जाता है जिस तारीख पे एसेट को ट्रांसफर किया उस तारीख के बाद 6 महीने, चाहे वो इस फाइनेंशियल ईयर के हो चाहे वो अगले फाइनेंशियल ईयर के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 का ए। हमारे पास 6 का आंसर इज ए।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बताता है? कहता है द डिडक्शन विच इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज। फैमिली पेंशन में सेक्शन नंबर 57 हमें बताता है कि हमें डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 56 बताता है कि यह पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। सेक्शन 57 बताता है डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा या तो 15,000 पे या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर। तो हमारे पास आंसर यहां पे आ जाएगा 15,000 या 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन विच एवर इज लोअर। हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है Mr. J is a resident of India and during the assessment year 1920, previous year 1819, an interest of 1,88,000 rupees was credited to his non-resident external account with State Bank of India. मेरे बेटा पहली चीज तो आप यहां पे ये समझे कि ये नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट क्या होता है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट समझा रहा हूं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। भगवान ऐसा करे कि आप बहुत जल्दी अपना सीए क्वालिफाई करें, अपनी कंपनी सेक्रेटरी सीएमए क्वालिफाई करें, आप हायर स्टडीज के लिए इंडिया से बाहर जाएं। जैसे ही आप इंडिया से बाहर जाते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए और इंडिया से बाहर जाकर सेटल हो जाता है, आप कुछ पैसा कमाना स्टार्ट कर देंगे। आपके मन में आएगा कि आज जो पैसा कमा रहा हूं उसमें से कुछ पैसा अपने बुजुर्ग माता पिता जो इंडिया में हैं उनको भेज दूं। भेजना भी चाहिए, बिल्कुल भेजना चाहिए। नाउ आप पैसा कैसे भेजेंगे उसका एक सिंपल सा तरीका है। किसी भी भारतीय बैंक के अंदर, हिंदुस्तान के बैंक के अंदर, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या फिर कोई प्राइवेट बैंक हो जैसे एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, आप इस बैंक के अंदर एक खाता खुलवाइए जिसका नाम होगा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट यह रहता है कि इस अकाउंट के अंदर जब पैसा जमा करवाया जाता है तो वो पैसा जमा होता है फॉरेन करेंसी में। इस अकाउंट में से जब पैसा विड्रॉ किया जाता है तो वो पैसा विड्रॉ होता है इंडियन करेंसी में। तो जब आपने ये अकाउंट खुलवा लिया तो आप यूएसए बैठे हुए हैं, यूएसए में आप डॉलर्स कमा रहे हैं, वो डॉलर्स आप इस खाते में जमा कर दें, दैट मीन्स आप पैसा फॉरेन करेंसी में जमा कर रहे हैं। आपके बुजुर्ग माता पिता, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान में वो उस अकाउंट में से पैसा विड्रॉ करेंगे और जब पैसा विड्रॉ करेंगे तो उनको इंडियन करेंसी दैट इज रुपीस में वो पैसा मिलेगा। ऐसा अकाउंट जिसके अंदर पैसा जमा होता है फॉरेन करेंसी में लेकिन विड्रॉ होता है इंडियन करेंसी में, उस अकाउंट को बोलते हैं नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। मेरे बेटा इस अकाउंट पे मिलने वाला ब्याज, इंटरेस्ट 100% एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है सेक्शन नंबर 10 के हिसाब से। तो इस सिचुएशन के अंदर जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1,88,000 रुपीज का, वो तो एग्जेम्प्ट हो गया। आगे देखिएगा क्या लिखता है एग्जामिनर। एग्जामिनर कहता है मिस्टर जे इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ड्यूरिंग द ईयर असेसमेंट ईयर 1920 an interest of 1,88,000 rupees was credited to his non-resident external account. Exempt हो जाएगा ये। Rupees 30,000 has been invested in the fixed deposits of State Bank of India was credited to his savings account, and he also earned interest of 3,000 rupees on his savings bank account. याद रखिएगा 188 का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। फिक्स्ड डिपॉजिट्स का जो इंटरेस्ट है 30,000 रुपए का वो टैक्सेबल है अदर सोर्सेज में। 3,000 रुपए का जो से सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कमाया ये भी टैक्सेबल है और साथ साथ में 80 TTA का डिडक्शन भी मिल जाएगा इसको। एग्जामिनर कह रहा है इज मिस्टर जे रिक्वायर्ड टू फाइल हिज ITR, क्या उसको अपनी ITR सबमिट करनी है? आंसर इज बिग नो, नहीं करनी। ITR सबमिट तब किया जाता है जब ग्रॉस टोटल इनकम GTI, ग्रॉस टोटल इनकम इज ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इस केस में अगर हम लोग देखें तो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपए आएगा, बाकी तो आएगा नहीं। और हाँ, ये 3,000 रुपए ये भी आएगा, तो 33,000 रुपए का इसका ग्रॉस टोटल इनकम है जो कि लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, इस वजह से इसको अपना ITR सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर में आ जाएगा हमारे पास नो। क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
Mr. Shankar has received 50,000 rupees as a educational scholarship from the Nehru Memorial Trust. बात ही खत्म हो गई। जब हमने यहां पे लिख दिया एजुकेशनल स्कॉलरशिप, तो याद रखिएगा एजुकेशनल स्कॉलरशिप कहीं से भी मिले, गवर्नमेंट से मिले, नॉन गवर्नमेंट से मिले, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से मिले, वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। तो ये स्कॉलरशिप का पैसा सारा का सारा जो भी मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 50,000 रुपये मिल रहा है, ये सारा का सारा 50,000 रुपये का पैसा एग्जेम्प्ट होगा। ये पैसा कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा, नेवर एवर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजर और ऑप्टिंग आउट ऑफ द नेशनल पेंशन स्कीम रेफर टू इन सेक्शन 80 CCD शैल बी एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ। मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर ये पार्शियल विड्रॉ की बात होती, अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन विड्रॉ की बात होती, तो एग्जेम्प्ट होता है 25%, टैक्सेबल होता है 75%। लेकिन अगर स्कीम बंद हो रही है, आप स्कीम में से ऑप्ट आउट कर रहे हैं, स्कीम आप छोड़ के आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी पैसा मिलेगा उसका 40% एग्जेम्प्ट किया रहेगा और 60% का पैसा आपके लिए टैक्सेबल होगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 12A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कहता है एज पर सेक्शन 80 CCE रुपीज 1,50,000 इज द मैक्सिमम क्वालिफाइंग लिमिट फॉर द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCE की बात हो रही है। 80 CCE के अंदर जो 1.5 लाख की लिमिट है, ये 1.5 लाख की लिमिट 3 सेक्शंस की मिला के है, 80C, 80 CCC, 80 CCD। तो मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक यहां पे आंसर आएगा 11th का C। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दैट मिस्टर जे इज अ पर्सन ऑफ एन इंडियन ओरिजिन एंड visited India on 5th of February 2019 and plans to stay here for 210 days। मेरे बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने आपको अच्छा खासा तंग करने की कोशिश करी है, और मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ के परेशान भी होंगे। ध्यान देना हमेशा, अगर आपको तारीख भी गिवन हो और आपको नंबर ऑफ डेज भी गिवन हो, तो नंबर ऑफ डेज रेलेवेंट नहीं होते कभी भी, हमेशा तारीख रेलेवेंट होती है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, वो हिंदुस्तान कब आया है, वो हिंदुस्तान आया है 5 फरवरी को, और वो कह रहा है कि वो हिंदुस्तान आ रहा है 210 दिनों के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 210 दिन सोच के अपना कंक्लूजन निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे साहब 210 दिन है, इसका मतलब 182 से ज्यादा है वो रेसिडेंट है, जबकि आपने ऐसा नहीं चेक करना। आपने तो चेक करना है कि वो 5 फरवरी को इंडिया में आया था। तो मेरे बच्चे याद रखिएगा, फरवरी के टोटल होते हैं 28 दिन। वो इंडिया में आया कब है, वो इंडिया में आया है 5 तारीख को। 5 तारीख को कितने बजे आया हमें नहीं पता, इसलिए 4 दिन फरवरी के छोड़ देंगे। फरवरी के आगे 24 दिन, मार्च के आगे हमारे पास 31 दिन, टोटल काउंट करें तो हमारे पास आगे 55 दिन, 55 डेज। क्योंकि यहां पे टोटल हमारे पास 55 है, क्योंकि यहां पे टोटल हमारे पास 60 डेज से कम है, इस वजह से ही इज आ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ साथ में ध्यान देना, 60 डेज की कंडीशन तो चेक ही नहीं करनी। क्यों नहीं चेक करनी, यहां पे वो लिख रहा है दैट ही इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए तो हम लोग 182 डेज की कंडीशन चेक करते हैं, हम 60 डेज की कंडीशन चेक नहीं करते। इस वजह से, क्योंकि यहां पर स्टे इज लेस देन 182 डेज, ही इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछेंगे सर 210 दिन का डाटा का क्या रेलेवेंस है। मेरे बेटा याद रखिएगा, एग्जामिनर ये कह रहे हैं कि वो टोटल 210 दिन के लिए इंडिया में आया। आउट ऑफ 210 दिन 55 डेज के लिए वो इंडिया में था फॉर द प्रीवियस ईयर 2018-2019। और बाकी के जो दिन हैं 210 में से जो बाकी के दिन हैं वो फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में वो इंडिया में है। तो ये कहानी हम लोगों को यहां पे अच्छे से समझ आई। क्वेश्चन नंबर 13 पे जा रहे हैं, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है इनकम टैक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है that Mrs. J is 87 years of age and she is a non-resident of India। लो भाई, आ गई मुसीबत अच्छी खासी।
87 ईयर्स ऑफ एज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन पढ़ के अपना कंक्लूजन निकाल देंगे। वो कहेंगे साहब 87 ईयर्स की एज है, स्लैब नंबर 3 लगेगा। गलत गलत गलत। 87 ईयर्स की एज के साथ में लिखा हुआ है कि वो नॉन रेसिडेंट है। क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है तो याद रखिएगा, नॉन रेसिडेंट के लिए आप कभी भी स्लैब 1 और स्लैब 2 या स्लैब 3 यूज नहीं करते। स्लैब 2 एंड स्लैब 3 हमेशा यूज होता है रेसिडेंट्स के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए यूज नहीं होता। इस वजह से यहां पे 87 ईयर्स की जो बात हो रही है वो 87 ईयर्स और नॉन रेसिडेंट की बात हो रही है। वो इशारा कर रहा है कि इसके लिए स्लैब नंबर 1 आपने यूज करना है। अब आप स्लैब नंबर 1 यूज कर लीजिए। 19,70,000 में से आप 10 लाख रुपए लेस कर दें तो आ गया 9,70,000 रुपए। इस 9,70,000 का आप 30% कैलकुलेट कर ले। 9,70,000 का 30% आता है 2,91,000 रुपए। इस 2,91,000 के अंदर आप ऐड कर दें 1,12,500, जो पहले के 2 स्लैब्स हैं, 1,12,500। ये टोटल आया 4,03,500। इसके अंदर 4% का आप सेस ऐड कर दो 16,140, जोड़ के अमाउंट आ जाएगा 4,19,640। लो जी, तो हमारे पास आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारे पास है बी। बी इज द करेक्ट आंसर, 4,19,640। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है एग्जामिनर, कहता है when the shares of a listed company are held for more than 36 months they are transferred privately। privately का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया, एसटीटी वाली कंडीशन में नहीं आ रही यहां पे। when the shares of a listed company are transferred for after more than 36 months privately for 8 lakh rupees, it has original cost of acquisition of 1 lakh rupees and it has indexed cost of acquisition of 2 lakh rupees. The income tax payable on this capital gain would be। ये जबरदस्त कंसेप्ट है, ये बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है। बहुत बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैं आपको ये कंसेप्ट लिखवा रहा हूं यहां पे, आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट लिख लीजिए। आपके बहुत बहुत फायदे की चीज बता रहा हूं, बहुत बहुत फायदे की चीज बता रहा हूं, लिख लीजिएगा। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको ये वाला कंसेप्ट ना आता हो। मैं फुल स्क्रीन दिखा रहा हूं, आप फुल स्क्रीन के ऊपर आप इसको लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। फुल स्क्रीन के हिसाब से अगर मैं फुल स्क्रीन पे आया हूं तो हमारे पास एक सेक्शन आता है, दैट इज प्रोविजो ऑफ सेक्शन 112। सेक्शन 112 का प्रोविजन कहता है कि अगर आपके पास LTCG आ रहा है ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, लिस्टेड सिक्योरिटीज में सब कुछ आ गया। डिबेंचर्स भी आ सकते हैं, बॉन्ड्स आ सकते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स आ सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकता है, इक्विटी आ सकता है, प्रेफरेंस आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज का LTCG है तो इसके ऊपर जो टैक्स रेट होगा वो टैक्स रेट होगा हमेशा लोअर। लोअर किसका? लोअर होगा 20% ऑफ LTCG कैलकुलेटेड आफ्टर डूइंग इंडेक्सेशन। कैलकुलेटेड आफ्टर डूइंग इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन करने के बाद जो LTCG आएगा उसका 20%, या फिर 10% ऑफ LTCG, 10% ऑफ LTCG कैलकुलेटेड विदाउट डूइंग इंडेक्सेशन, विदाउट डूइंग इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन किए बिना, इंडेक्सेशन किए बिना 10% या इंडेक्सेशन करने के बाद 20%। इन दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा आप उस लोअर अमाउंट के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे। ऑब्वियस सी बात है उस अमाउंट के ऊपर आप बाद में इंपोज करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी। तो मैंने यहां पे ये सारी चीजें जो लिखी है वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना मेरे बेटा बात को। इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि सेल कंसिडरेशन है 8 लाख रुपए का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लेस करेंगे तो 2 लाख रुपए का है, दैट मींस LTCG आफ्टर इंडेक्सेशन है 6 लाख रुपए। तो आप इस 6 लाख का 20% कैलकुलेट करेंगे, या फिर सेल कंसिडरेशन है 8 लाख रुपए का
और बिना इंडेक्सेशन के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा है इसका 1 लाख रुपए का। तो दैट मीन्स हमारे पास आया 7 लाख रुपए का एलटीसीडी। इस 7 लाख के ऊपर आप लगाएंगे 10%। अब देखो कितना आसान है, 6 लाख का 20% आता है 1,20,000 रुपए, 7 लाख का 10% आता है 70,000 रुपए। 70,000 और 1,20,000 रुपए में से जो लोअर अमाउंट है, ऑब्वियस सी बात है वो लोअर अमाउंट कितना है भाई साहब, यहां पे आया 1,20,000 रुपए, यहां पे आया 70,000 रुपए। तो जो लोअर अमाउंट है वो लोअर अमाउंट कितने का है, लोअर अमाउंट है 70,000 रुपए का। इस 70,000 के अमाउंट के ऊपर अब आपने 4% का सेस लगाना है, जो क्या आएगा 2,800 रुपए। तो आंसर आ जाएगा 72,800 रुपए। सो आर आंसर विल बी 72,800 रुपए, 72,800 रुपीज। और यही हमारा इस किताब के अंदर भी आंसर आ रहा है। हमारा आंसर होगा 72,800 रुपए। यह 72,800 कैसे किया, उसकी सारी की सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको करके दिखा दी हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, इनकम टैक्स का आखिरी क्वेश्चन है 2 नंबर का। मैच द फॉलोइंग। आपको बहुत बहुत ईमानदारी से यहां पे एक बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाले मैंने अपने आप को क्वेश्चन नहीं बनाया, ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। सीएमए के एग्जाम के अंदर ये वाले क्वेश्चन आते हैं, मैंने उसके एग्जाम में से क्वेश्चन उठाए। याद रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके सी के एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो सीएमए का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या कहता है, कहता है मैच द फॉलोइंग। 87A में मैं कलर चेंज करता रहूंगा बार बार। 87A में हमारे पास आएगा, क्या आएगा भाई 87A में 2500 रुपए का। ये तो ज्यादा थिकनेस होगी इसकी, मैं थोड़ी सी इसकी थिकनेस कम कर रहा हूं भाई भाई भाई, थोड़ी सी थिकनेस कम करूंगा। यस, नाउ बी केयरफुल, या और कम कर दूं, हाँ अब ठीक है। 87A में 2500 रुपए का हमें बेनिफिट मिलता है। उसके बाद 80GG के अंदर अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 80GG में हमें 5,000 का बेनिफिट मिलता है, 5,000 रुपए पर मंथ का। सुकन्या समृद्धि अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बेनिफिट हमें मिलता है सेक्शन 80C में। सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 में हमें एग्जम्पशन मिलता है 1,500 रुपए पर एनम का। और उसके बाद एरियर ऑफ रेंट, एरियर रेंट में हमें 30% का डिडक्शन मिल जाता है। सो हमारे आंसर्स आ रहे हैं 1 का सी, 2 का ए। 1 का सी, 2 का ए कहां पे चल रहा है, 1 का सी, 2 का ए चल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज आवर लास्ट एंड फाइनल आंसर। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं कुछ और क्वेश्चन जो जीएसटी के क्वेश्चन हैं। जीएसटी के इन क्वेश्चंस में मैंने आपको कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो शायद आपको लगे कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आप इसे स्किप करना चाहते हैं, आप आराम से स्किप कर दीजिएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहां पे बात हो रही है कंपनसेशन एक्ट के बारे में। कंपनसेशन टू द स्टेट्स अंडर द जीएसटी, कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017 इज पेड बाय। जो कंपनसेशन है, याद रखिएगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि अगर जीएसटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से किसी भी स्टेट का फाइनेंशियल लॉस हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया था कि हम वो फाइनेंशियल लॉस की भरपाई करेंगे। उसके लिए इन्होंने हर साल की ग्रोथ रखी थी और साथ साथ में 2014 का एक बेस ईयर भी माना था। 2014 था या शायद 2016 था, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो एक बेस ईयर माना और उस बेस ईयर के बाद हर साल का एक ग्रोथ रेट माना। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि अगर उतना रेवेन्यू का अगर आपकी भरपाई नहीं हुई, आपको जीएसटी से रेवेन्यू नहीं मिला, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी रेवेन्यू की भरपाई करेगी। और उसके लिए कंपनसेशन सेस और कंपनसेशन एक्ट बनाया गया था। और उससे रिलेटेड हमारे पास यहां पे बात है, ये लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी। कहां से पूरा करेगी? ये लॉस सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा करेगी फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन फंड ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 पे जा रहे हैं। कहता है व्हाइल कंप्यूटिंग द कंपनसेशन टू द स्टेट्स द टैक्स रेवेन्यू ऑफ दिस टैक्स और टैक्सेस इज एक्सक्लूडेड। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके टैक्सेस को हटाना है? ऑब्वियस सी बात है वो सारे प्रोडक्ट जो जीएसटी में कवर नहीं होते हैं उन सबको छोड़ देना। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन,
एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब कुछ आप हटा देंगे, दैट मीन्स आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। इन सारे टैक्सेस को कंपनसेशन सेस में कंसिडर नहीं किया जाता है। देन वी हैव, बी वेरी वेरी केयरफुल, क्या लिख रहा है, बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत ध्यान से लिखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं इसमें। द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी, यहां पे सिर्फ सीजीएसटी की बात हो रही है। द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द इंट्रास्टेट सप्लाई मेड इज, मेरे बेटा मैक्सिमम रेट इज 20%। याद रखना जीएसटी का रेट मैक्सिमम रेट है 40%, जो कि कानून में लिखा हुआ है। कभी भी 40 से ज्यादा चार्ज नहीं हो सकता, 40 से कम हो सकता है। 40 का बाफ्रिकेशन है, 20 सीजीएसटी का है, 20 एसजीएसटी का है। क्योंकि यहां पे सीजीएसटी की बात हो रही है सिर्फ, तो मैंने 20 के ऊपर मार्किंग करी है यहां पे। क्वेश्चन नंबर 19 पे जा रहे हैं। आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज, आईजीएसटी इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज, ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी तब लगता है जब गुड्स इंपोर्ट होंगे या इंटर स्टेट सेल में होंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा यहां पे इंटर स्टेट सेल। क्वेश्चन नंबर 20, जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूड्स द सप्लाईज विच आर मेड। जीरो रेटेड सप्लाईज में एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं और साथ साथ में वो सप्लाईज आ जाते हैं जो हमने दिए हैं ऐसे रेसिपिएंट को जो बैठा हुआ है एसईजेड एरिया में। तो आंसर विल बी सप्लाईज विच आर मेड टू एसईजेड यूनिट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 21 के अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। मैं यहां पे सिर्फ अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्वेश्चन 21 कहता है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इंपोर्ट्स विल बी, जीएसटी लगने से इंपोर्ट्स का क्या होगा, क्या इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर नन ऑफ द अबव। मेरी ओपिनियन है कि इंपोर्ट्स ज्यादा महंगे हो जाएंगे, इनके ऊपर आईजीएसटी भी लग जाएगा। पहले के रेट्स कम थे, अब रेट ज्यादा है, तो इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे जीएसटी लगने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द फर्स्ट कमेटी टू डिजाइन जीएसटी मॉडल वाज हेडेड बाय, जो पहली कमेटी थी, जो पहली कमेटी जिसने जीएसटी मॉडल बनाया था, दैट वाज अ केलकर कमेटी। और केलकर कमेटी ने जब जीएसटी मॉडल बनाया था तो मिस्टर विजय केलकर उस कमेटी के हेड थे। आपको बस इतना याद रखना था। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 23, a supplier is liable to get registered under GST if his aggregate turnover in the financial year crosses 20 lakh rupees in the state or in the union territory other than special category states. If he is, now यहाँ पे if he is, अगर वो इंट्रा स्टेट सप्लायर है तो मेरे बेटा याद रखिएगा, अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है कोई गुड्स का, यहां पे भी गुड्स की बात हो रही थी, गुड्स की बात हो रही थी नहीं, अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई करता है गुड्स का तो 20 लाख की लिमिट अप्लाई नहीं होती। याद करो सेक्शन 23 वो कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर 20 लाख की लिमिट है तो भी, 20 लाख की लिमिट नहीं है तो भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा। कौन से सिचुएशन में, अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट अप्लाई तब होगी जब वो कर रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई। फिर हम लोग जीएसटी के दो नंबर वाले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू एग्जम्पशंस बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर। लो जी, एग्जम्पशंस बाय वे ऑफ स्पेशल ऑर्डर आ गया हमारे पास। यहाँ पे इसके कुछ खास फीचर्स हैं। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। दूसरा, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है। तीसरा, ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन आना चाहिए और ऐसे और तमाम इंफॉर्मेशन। मैंने अपनी क्लासेस के अंदर इसकी पूरी कंडीशंस लिखाई हुई है कि स्पेशल ऑर्डर्स में क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी है, नॉर्मल एग्जेम्पशंस में क्या क्या कंडीशंस पूरी करनी है। यहां पे हमारे पास स्पेशल ऑर्डर्स के बारे में पूछा गया है। मेन कंडीशन है कि ये रिट्रोस्पेक्टिवली इशू किया जा सकता है और साथ साथ में ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश करना जरूरी है। तो यहां पे बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस वजह से फॉर मी आंसर विल बी सी। लास्ट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर जे purchased goods from Mr. D on 1st of April 2018 and fulfills all conditions for availing ITC. He availed ITC in the month of April.
Since payment is not made within the period of 180 days, ITC was reversed by Mr. J. He made the payment to Mr. D on 31st of December 2018. कहने का मतलब यह है कि पहले उसने ITC ले लिया, 180 दिन में पेमेंट नहीं कर पाया, ITC ने उसने रिवर्स कर दिया। अब वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ITC रिवर्स करने के बाद जब वो बाद में पेमेंट करेगा तो उसके बाद वो ITC कब तक ले सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। He made the payment to Mr. D on 31st of December 2018. What is the time limit for re-availing the ITC? दोबारा से ITC लेने का टाइम पीरियड क्या रहेगा? मेरे बेटा दोबारा से ITC लेने का कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। You can say that there is no time period that has been allowed. लो यहां पे जाके हमारा ये पेपर कंप्लीट है। मैं मान रहा हूं, समझ रहा हूं यहां पे कि हमारे कुछ आंसर्स इस पेपर के अंदर मिसप्रिंट हैं, तो आप उन मिसप्रिंट्स को ठीक कर लीजिएगा प्लीज। एक आंसर, वन का आंसर ए नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए, तो प्लीज इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 10 का आंसर डी नहीं होना चाहिए, सी होगा, प्लीज करेक्शन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर भी सी का आंसर आएगा और 22 के अंदर भी हमारे पास बी का आंसर आएगा, एक आंसर आएगा। तो 4 करेक्शंस आपको यहां पे करनी है। इन 4 करेक्शंस को करने के बाद अब हमारा आज का ये मॉक टेस्ट 100% कंप्लीट है। प्लीज 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 किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक अगर आपके पास हो तो जरूर 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 दीजिएगा। आई विल लव टू लिसन फ्रॉम योर साइड एंड टिल द टाइम आई मीट यू अगेन विद द नेक्स्ट मॉक टेस्ट। बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। वर्क हार्ड। बेस्ट लव टू ऑल ऑफ यू। कोई भी डाउट कभी भी हो, चाहे आप मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट नहीं हैं, कभी भी अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहें आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड एंजॉय योरसेल्फ।